नेक्स्ट एक छोटा सा जो है टर्म आता है विच इज कॉल्ड ब्लीडिंग और एक्सुडेशन। ब्लीडिंग या एक्सुडेशन क्या है? प्लांट में कोई स्मॉल कट लगा दिया जाए या इंजर्ड पार्ट हो, वहाँ से जो सैप बाहर की ओर सिक्रीट होता है, दिस इज कॉल्ड ब्लीडिंग और एक्सुडेशन। ये नॉर्मल कोई भी प्लांट है, अगर आपने स्मॉल कट इसमें लगा दिया तो यहाँ ब्लीडिंग या जो भी जाइलम सैप है वो बाहर की ओर निकल आ जाता है, और इसे ही कहते हैं यहाँ पर ब्लीडिंग और एक्सुडेशन। इसका भी रीज़न जो होगा वो क्या होगा? रूट प्रेशर। ठीक है, तो छोटा सा टर्म है, इसको नोट कर लो। लिखिए, इट इज सिक्रीशन ऑफ जाइलम सैप। इट इज सिक्रीशन ऑफ जाइलम सैप secretion of xylem sap from cut or injured parts, from cut or injured parts, cut or injured parts of a plant, cut or injured parts of a plant due to root pressure, due to root pressure। इसका भी रीज़न रूट प्रेशर है, गटेशन का भी रीज़न रूट प्रेशर है। ठीक है, चलो ये हो गया। इसमें बस जो है सिंपल सा टर्म था। ये टर्म यूज़ क्यों होता है ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा तो सभी प्लांट्स में जहाँ पे भी इस तरह का कट या इंजरी हो जाए और वो इंजरी या कट जो है वो जाइलम को टच कर जाए तो वहाँ से जाइलम सैप जो बाहर निकल आता है यही कहलाता है ब्लीडिंग। ठीक, चलो अब इसमें एक टॉपिक और बच रहा है लास्ट। इसमें ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सैल्यूट या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जो है ये फ्लोएम के थ्रू होता है, बाई डायरेक्शनल या फिर मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है। बाई डायरेक्शनल ये होता है, क्यों बाई डायरेक्शनल होगा? क्योंकि नॉर्मली फूड जो सिंथेसाइज होता है वो लीव्स में बनता है और वहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा रूट्स में। एक डायरेक्शन तो ये हो गई। और ऑटम सीजन में जब लीव फॉल होता है उस कंडीशन में स्टोर्ड फूड जो है वो रूट से ट्रांसपोर्ट होगा अप टू द ग्रोइंग अपाइसेस। लीव्स नहीं है, आपको कहना है ग्रोइंग अपाइसेस तक। या फ्रूट में इसी फूड के कलेक्शन के लिए ये भी डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो ये मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है या फिर बाई डायरेक्शनल। हमेशा फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के थ्रू होता है। दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड बाई गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में भी ये प्रूव होता है कि फ्लोएम के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होगा। इसमें जैसे मान लीजिए ये स्टेम है और स्टेम में मान लीजिए इस तरह से गर्डलिंग कर दी गई। ये स्टेम में गर्डलिंग हो गई। गर्डलिंग के बाद जो है अब फूड नीचे की ओर ट्रांसपोर्ट तो हो नहीं पाएगा, तो जो फूड यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा इससे क्या होगा? स्टेम में यहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये जो है स्टेम थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, ऐसे हल्की इसमें जो है स्वेलिंग हो जाएगी ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फूड। इसका मतलब गर्डलिंग ये भी प्रूव करता है कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट जो है वो फूड को करता है। इससे फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के थ्रू है। इट इज ऑल्सो प्रूव्ड बाई गर्डलिंग। वाटर मिनरल ट्रांसपोर्टेड बाई जाइलम, इट इज ऑल्सो प्रूव्ड बाई गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। सबको क्लियर? चलो अब इसमें प्लांट जो होता है ये फूड सिंथेसाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर और इसको स्टोर करता है एज स्टार्च, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज के फॉर्म में जो ये ट्रांसपोर्ट करता है, क्यों सुक्रोज के फॉर्म में ही करेगा? क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अगर ये नॉन रिड्यूसिंग है मतलब सेल्फ ऑक्सीडाइज नहीं होगी, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है मतलब सेल्फ ऑक्सीडाइज नहीं होगी। इससे जो है यहाँ पर इसी फॉर्म में इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये ऑस्मोटिकली एक्टिव होगा लेकिन केमिकली इनर्ट होगा। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं करेगा लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर सकता है। क्लियर सबको? इसे सुक्रोज के फॉर्म में ही फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के थ्रू होता है। और उस समय फ्लोएम में मीडियम क्या होगा? एल्कलाइन, क्योंकि एसिडिक मीडियम अगर होगा तो वो सुक्रोज का ऑक्सीडेशन कर देगा। इससे जो है यहाँ मीडियम क्या होगा उसका? एल्कलाइन। ये भी आ चुका है कि ड्यूरिंग फूड ट्रांसपोर्टेशन द मीडियम ऑफ सीव ट्यूब और फ्लोएम इट विल बी एल्कलाइन।
क्लियर। तो यहाँ मीडियम जो होगा वो एल्कलाइन होगा। हमेशा फूड का ट्रांसपोर्टेशन एक्टिवली होता है ऑन द एक्सपेंस ऑफ एटीपी, क्योंकि लीव्स में जो फूड बना था वो फूड यहाँ पंप किया जाता है एक्यूमुलेशन के लिए फ्लोएम में। फ्लोएम में जो भी फूड ट्रांसपोर्ट होगा ना वो एक्टिवली होगा, क्योंकि फ्लोएम में इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है, जैसे वहाँ एक्टिवली इसका जो है कलेक्शन होगा, पहले ट्रांसपोर्ट करके इसको कलेक्ट किया जाएगा। इसे ये ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक्टिव। इसमें जो है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हम लोग इसको इससे कहते हैं, क्योंकि सीव ट्यूब मेनली ट्रांसपोर्ट करता है ना, वहाँ पे इसको एक्टिवली पंप करके इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे और तब वो एडजेसेंट सेल से वाटर एब्जॉर्ब करेगा। और जब आप रूट में देखेंगे तो रूट में इसका जो फूड का कलेक्शन कभी भी नहीं होगा, वो हमेशा सीव ट्यूब में नहीं होगा, एडजेसेंट सेल्स में होगा। तो जब भी फ्लोएम में फूड डाला जाता है इसको कहते हैं फ्लोएम अपलोडिंग, और जब फूड यहाँ से निकाला जाएगा दिस इज कॉल्ड फ्लोएम अनलोडिंग। क्लियर सबको। चलो, तो इसमें अपलोडिंग प्रोसेस हो या फिर अनलोडिंग प्रोसेस हो, दोनों ही प्रोसेस एक्टिव है। ठीक है, अपलोडिंग हो या अनलोडिंग हो, दोनों ही प्रोसेस क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। तो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट एक एक्टिव प्रोसेस है, दैट्स वाई फ्लोएम मस्ट बी लिविंग। जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट था तो जाइलम का डेड होना ज़रूरी था, लेकिन जब फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है तो उस समय फ्लोएम का लिविंग होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको एनर्जी प्रोवाइड करना है। क्लियर है ये। जहाँ पे फूड सिंथेसाइज होता है उसे कहते हैं सोर्स एंड, और जहाँ पे कंजप्शन होगा इसका, इसको कहते हैं सिंक एंड। यानी सोर्स क्या होगा, जहाँ मेनली लीव्स आप कहेंगे मीजोफिल सेल्स है उसकी, और जहाँ पे कंजप्शन होगा ग्रोइंग अपाइसेस, रूट्स हो गई, राइजोम हो गया, ट्यूबर हो गया, ये सब जो है सिंक एंड है जहाँ पर इसका कंजप्शन होगा। इवन फ्रूट्स में भी एक्यूमुलेशन होता है ना, ऐसे फ्रूट्स भी जो है इसमें सिंक एंड में आएंगे जहाँ पर उसका कंजप्शन है। ये बात क्लियर है सबको। चलो, तो इसमें लिखे हेडिंग डालना है आपको, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। Translocation of organic solutes चलो, इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए, फूड ट्रांसपोर्टेशन occurs through phloem bidirectionally ब्रैकेट में लिखिए फ्रॉम लीव्स टू रूट, ब्रैकेट में आपको लिखना है फ्रॉम लीव्स टू रूट्स, और इन ऑटम सीजन, इसी ब्रैकेट में लिखना है, और इन ऑटम सीजन फ्रॉम रूट्स अप टू ग्रोइंग अपाइसेस, from roots up to growing apices. Bracket close. All or multidirectionally. ब्रैकेट में लिखो फॉर accumulation of food in fruits. ब्रैकेट क्लोज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फूड ट्रांसपोर्टेशन अकर्स बाय फ्लोएम प्रूव्ड बाय also proved by girdling experiment. इसी तरह से एक छोटा सा डायग्राम बना लो और यहाँ पे लिखिएगा स्टेम स्वेलिंग,
stem swelling due to food accumulation. In girdle stem. In girdle stem. यहाँ पे लिख दीजिएगा गर्डलिंग. गर्डलिंग मतलब रिमूवल ऑफ बार्क. नहीं, उसमें नहीं होता ना, लेकिन साइड बाई साइड सेल्स में तो स्टोर है ना, तो जब रिक्वायरमेंट होगी वो सेल से लेकर के इसको ट्रांसपोर्ट कर देगा. चलो नेक्स्ट, ये हो गया कंप्लीट. चलिए नेक्स्ट इसमें लिखिए. इसी तरह से अगर मान लो कोई ब्रांच है, उसमें लीव्स हैं और फ्रूट है, और उसके नीचे गर्डलिंग कर दी जाए तो फ्रूट का साइज इंक्रीज हो जाता है. भाई जैसे यहाँ स्टेम का साइज इंक्रीज हुआ, मान लो यहाँ पे फ्रूट्स था, लीव्स हैं और यहाँ पे नीचे गर्डलिंग हो गई स्टेम में, तो ऑब्वियसली वो फूड का एक्यूमुलेशन कहाँ होगा, फ्रूट में हो जाएगा. इससे फ्रूट का साइज एनलार्ज हो जाता है. ठीक है. चलो नेक्स्ट इसमें लिखिए. where food is synthesized called source end. Where food is synthesized called source end. ब्रैकेट में लिखिए मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स. मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स. And where food is consumed called sink end. SINK, sink end. और सिंक एंड का एग्जाम्पल लिखिए. रूट्स, फ्रूट्स, राइजोम. ये आपको सिंक एंड का एग्जाम्पल लिख रहे हैं आप. रूट्स, फ्रूट्स, राइजोम, ट्यूबर, ग्रोइंग अपाइसेस, etc. Upper? What rubber? Rubber tree. Sap is oozes out. This is latex. Yeah. Actually, latex are the unicellular structures, or you can say it is formed by the fusion of the cells, which is called vessel also. So these are the special ducts. It is always not found in all the plants, and we are talking about all the plants where breeding process is common. No, this is not a bleeding. This is just a latex. Bleeding is just a oozes out. Yeah, you can say the secretion of xylem sap only, and these ducts are separate ducts. Yeah. चलो नेक्स्ट इसमें लिखिए. phloem transport is always active process. Phloem transport is always active process. Phloem transport is always active process. As sieve tube uploading, या ऐसे लिखिएगा, as phloem uploading, as phloem uploading and phloem unloading always occur on the expense of ATP.
on the expense of ATP. Next देखिए, food is synthesized as sugar. Food is synthesized as sugar. Stored as, कॉमा लगा के लिखिएगा, stored as starch. Stored as starch and transported as sucrose. Transported as sucrose, which is non-reducing sugar. Food is synthesized as sugar, stored as starch and transported as sucrose, which is non-reducing sugar. Which is non-reducing sugar. Non-reducing sugar, and it is osmotically active. And it is osmotically active, but chemically inert. मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं देगी, लेकिन ये ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर सकती है. तो ऑस्मोटिकली एक्टिव बट केमिकली इनर्ट. And the medium of sieve tube will be alkaline. Medium of sieve tube will be alkaline during food transportation. चलिए इसमें अल्कलाइन मीडियम को अंडरलाइन करिए. अल्कलाइन मीडियम को अंडरलाइन करो. ट्रांसपोर्टेड एज सुक्रोज अंडरलाइन करिए, एज इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर. एज इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर. इनको अंडरलाइन करके नीट डाल दीजिए इसमें. चलो अब इसके ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो थ्योरी है, वो थ्योरी यहाँ पर मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस कहलाती है. बाद में इसको ऐसा थ्योरी एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन जब ये आया था तो हाइपोथेसिस के फॉर्म में. मंच ही वॉज अ साइंटिस्ट. मंच चॉकलेट सुना है? बस वही आपको मंच याद रखना है. मंच ने सबसे पहले फूड के ट्रांसपोर्टेशन को एक्सप्लेन किया था, उससे रिलेटेड एक हाइपोथेसिस दी थी. ऑल्दो सबसे एक्सेप्टेड यही है और इसी के बेसिस पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसको बाद में ऐसा थ्योरी एक्सेप्ट की गई. लेकिन फिर भी आपको यहाँ लिखना है मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस. हमेशा फूड का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन, ये जो है मास फ्लो है, मतलब ह्यूज अमाउंट में होता है. ठीक है, तो थ्योरी का नाम लिखो फटाफट, या इसको लिखो मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस. अरे भाई एक मिनट रुक जाओ. अरे अब बोलो किसको प्रॉब्लम है? हाँ किसका? हाँ लीफ ही तो फूड बना रही है. लीफ को फूड चाहिए तो वो खुद ही रख लेगी, वो तो फूड सिंथेसाइज कर रही है, वो ऐसा सोर्स बिहेव करेगी ना. इस टाइम में तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये तो स्टोर करके भी नहीं रखता, ये तो ट्रांसपोर्ट करेगा. मेनली जो इस टाइम का फंक्शन होता है इट इज ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फूड जो है एडजेसेंट सेल में वो लूज होता रहेगा, तो ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है. एक्यूमुलेशन कहाँ हो रहा है? तो एक्यूमुलेशन जो हो रहा है वो रूट में है, वो कंज्यूम कर रहा है, मतलब तो कंजप्शन एंड वहाँ होगा. हाँ क्या? जब तक सेकेंडरी ग्रोथ होकर के फ्लोएम नहीं बन जाता,
तब तक जो है फूड का ट्रांसपोर्टेशन इनिबिट होगा। इसीलिए कहते हैं ना गर्डलिंग के बाद सबसे पहले डेथ किसकी होगी, रूट की होगी, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फूड। यही है। चलो एक स्टेप इसमें सबसे टॉप पे एक स्टेटमेंट लिखिए, सबसे टॉप पे बिल्कुल अलग है ये। सबसे टॉप पे लिखो, क्या ये स्टेटमेंट आपने लिखा तो नहीं है, ड्यूरिंग गर्डलिंग रूट विल डाई फर्स्ट, नहीं लिखा है ना। चलो नीट डाल के सबसे अलग लिखो इसको टॉप पे। कहाँ पे, मतलब कॉपी के टॉप पे, टेबल पे नहीं। चलो इसको नोट करो। ड्यूरिंग गर्डलिंग रूट विल डाई फर्स्ट। During girdling, root will die first due to absence of food transportation. Due to absence of food transportation. During girdling, root will die first due to absence of food transportation. भाई देखो, अगर गर्डलिंग हो जाए तो रूट की ही डेथ पहले होगी ना, क्योंकि फूड नीचे की ओर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, जबकि जाइलम ऑलरेडी इंटैक्ट है, ये वाटर का जो है यहाँ पर मूवमेंट कराता रहेगा। ठीक है, इससे इसमें जो है इसकी डेथ पहले होगी। चलो नेक्स्ट इसमें है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, आपको पढ़ना है। देखो ये प्रोसेस इसमें जैसे आपको इस तरह से समझना है, लीव्स है ना, लीव्स ने फूड को जो है सिंथेसाइज किया। अब लीफ में भी पूरा फ्लोएम है, ये फ्लोएम पूरा लीफ से होता हुआ, स्टेम से होता हुआ रूट तक जाता है ना। तो लीव्स में अगर पहले फूड बनता है तो ये यहाँ सोर्स हो गया, यहाँ से ये एक्टिवली अपलोड करेगा फ्लोएम में, यानी ऑन द एक्सपेंस ऑफ एटीपी फ्लोएम में इसको एक्यूमुलेट करना है फूड। मतलब जितना लीफ फूड बना रही है ना, उससे ज़्यादा इसको स्टोर करना है सीव ट्यूब में, तो इसको एक्टिवली पंप करना पड़ेगा। भाई देखो, जब तक फ्लोएम में फूड नहीं है तब तक तो इसने ऐसे ही नॉर्मल डाला, लेकिन जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा सीव ट्यूब में, उस कंडीशन में तो इसको एक्टिवली पंप करना होगा ना। तो ये एटीपी एक्सपेंस करके इसको पंप कर देगा, तो सीव ट्यूब में क्या होता है, फूड ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा और वो एडजेसेंट जाइलम सेल से फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा, सॉरी वाटर को, एडजेसेंट जाइलम सेल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो टर्गर प्रेशर यहाँ इंक्रीज हो गया ना, लेकिन रूट के पास अभी प्रेजेंटली सीव ट्यूब में फूड नहीं है, तो उस कंडीशन में वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा और वाटर भी कम होगा, इसे कहते हैं लो टर्गर प्रेशर वहाँ पे रहेगा। ड्यू टू दिस टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब टर्गर प्रेशर ऊपर ज़्यादा है, नीचे टर्गर प्रेशर कम है। इस टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट के कारण, डिफरेंस के कारण फूड जो है डिजॉल्व फॉर्म में वाटर के साथ अपसाइड से डाउन आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है? ये जनरल इसका प्रोसेस है कि जैसे लीफ ने फूड बनाया तो इसको एक्टिवली अपलोड कर दिया सीव ट्यूब में, ठीक है, सीव ट्यूब में एक्टिवली अपलोड कर दिया। अब वहाँ से जो है जब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया तो उसने एडजेसेंट जाइलम सेल से वाटर को एब्जॉर्ब किया और टर्जेड हो गई सेल, ठीक, यानी वाटर वहाँ ज़्यादा हो गया। लेकिन रूट में क्योंकि फूड ही नहीं था उसके सीव ट्यूब में, इससे वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने से वाटर भी कम था, और वाटर की एक टेंडेंसी है कि अपने हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ ये मूव कर जाए। तो वाटर ऊपर से हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर की ओर मूव कर जाता है, उसी में डिजॉल्व फूड जो है वो भी ट्रांसपोर्ट हो गया, तो एक बल्क में हुआ ना। अब जैसे ही रूट के पास फूड आया इसके सीव ट्यूब के पास, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा होगा, लेकिन होता क्या है, ये फूड को स्टोर होने नहीं देता है, ये तुरंत जो है एक्टिवली इसको पंप कर देगा एडजेसेंट सेल में और वहाँ स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक। मतलब रूट की जो सीव ट्यूब है, ये रूट की सीव ट्यूब में जहाँ पे फूड आया एट वंस वो फूड को पंप कर देगा एक्टिवली एडजेसेंट सेल में। भाई एडजेसेंट सेल में तो पहले भी इसने फूड ट्रांसपोर्ट किया होगा, फिर फूड को इसी में ट्रांसपोर्ट कर रहा हो, वैसे ही बगल में जो कंसंट्रेशन है फूड का वो ज़्यादा है ना, इसे वहाँ पे उसको फिर से पंप करना पड़ेगा। ये कहते हैं फ्लोएम अनलोडिंग। और जब फ्लोएम में फूड को ट्रांसपोर्ट किया था, दिस इज कॉल्ड फ्लोएम अपलोडिंग। तो फ्लोएम की अपलोडिंग हुई और रूट में जा करके इसी फ्लोएम में अनलोडिंग हो गई, तो एक्टिवली उसने उसको जो है पंप कर दिया बाहर और तुरंत ऑस्मोटिक प्रेशर कम, यानी हर वक्त कंडीशन ये बनी रहेगी कि रूट में फूड कम रहे और अपर साइड में सीव ट्यूब में फूड ज़्यादा हो, इसलिए जो है टर्गर प्रेशर मेंटेन होगा और इसी टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट के कारण फूड मूव कर जाएगा फ्रॉम अपर टू लोअर साइड। ये सबको क्लियर? तो यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट में इसको यही नोट करना है किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है।
एक तो टर्गर प्रेशर, एक मिनट, एक तो टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट, इसके कारण होगा भाई अपर साइड में टर्गर प्रेशर ज़्यादा है यानी वाटर ज़्यादा है, सीधी सी बात कह दो। आप कह दो ड्यू टू टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट और ड्यू टू वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट ये फूड डिजॉल्व फॉर्म में मूव कर जाएगा फ्रॉम अप टू लोअर साइड, ठीक। और इसी तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर अपर साइड में ज़्यादा हुआ था ना, वो टर्जिडिटी को मेंटेन करता, तो एक तरह से रीज़न जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट भी होगा, ठीक, और फूड मूव कर जाएगा। लोडिंग का मतलब होता है जब आपको खूब खाना खिला दिया जाए, आप फूड से लोडेड हो, दिस इज कॉल्ड अपलोडिंग। यही चीज़ है, फूड बनाया मीजोफिल सेल ने और इसने सीव ट्यूब में इसको पूरा ट्रांसपोर्ट कर दिया, ये हो गई फ्लोएम की अपलोडिंग, अपलोड हो गया इसमें। और जब लोअर साइड में जाएगा फूड तो इसको यहाँ से जब फूड निकालते हैं दिस इज कॉल्ड फ्लोएम अनलोडिंग, ठीक है भाई। ट्रांसपोर्टेशन अगर आप लोगों को भी जो है अपना कोई क्या कहते हैं, कोई भी अपना जो घर का सामान है या ये सब है, जब आपका ट्रांसफ़र होगा तो आप जो है ट्रांसपोर्ट करते हो ना उन सामान को, तो जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसकी अपलोडिंग के लिए भी जो है आपको एनर्जी देना है, और जहाँ पे सामान पहुँचाना तो वहाँ अनलोडिंग के लिए भी एनर्जी देना है। या तो अपनी खुद की एनर्जी दे दो या इस फॉर्म में एनर्जी दे दो, ये इनडायरेक्ट है। एनर्जी तो आप ही की लग रही है भाई, उस मनी को भी तो अर्न करने के लिए आपने एनर्जी लगाई थी, अब वो मनी के फॉर्म में वो एनर्जी हो गई है और वही एनर्जी आपने उनको दिया, तब उन्होंने अपलोड किया, अनलोड किया। तो ये बिना एनर्जी के प्रोसेस अपलोडिंग और अनलोडिंग नहीं होता है। लोडेड होना मतलब एक्स्ट्रा जो फूड है उसमें डाल देना और एक्स्ट्रा ज़्यादा ही डालना, इससे कहते हैं इसको लोडिंग, ठीक। चलो एक फ्लो चार्ट बनाओ। अब इसके बीच में कोई कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पहले आप फ्लो चार्ट बनाइए, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद आपके जो डाउट्स होंगे आप इसको पूछेंगे, ठीक है। चलो इस तरह से ड्रॉ करो इसको, एक फ्लो चार्ट है, इसको आपको ड्रॉ करना है। एक सीक्वेंस मैं यहाँ बनाऊँगी, एक सीक्वेंस यहाँ, और फिर दोनों को कनेक्ट कर दूँगी। ऐसे ही आपको भी ड्रॉ करना है। सुन लो पहले सब लोग, इधर यहाँ एक सीक्वेंस बनाना है, एक सीक्वेंस आपको इधर बनाना है और इन दोनों को कनेक्ट कर देना है एक ही सिंगल पेज पे। चलो अब यहाँ लिखो, इन मीजोफिल सेल्स, इन मीजोफिल सेल्स food synthesized now transport to sieve tube, sieve tube में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, नाउ ट्रांसपोर्ट टू फ्लोएम लिखना, नाउ ट्रांसपोर्ट टू फ्लोएम। और फ्लोएम में पहले लिखिएगा कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल एंड देन sieve tube। This is called phloem uploading। ये प्रोसेस हो गया एक्टिव। एडीपी एक्सपेंस यहाँ इस तरह बना दीजिएगा, ये एडीपी है, कंज्यूम होता है और एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस फूड is transported, यहाँ लिखिएगा as sucrose, या एक मिनट ऐसे लिखिएगा as sucrose, osmotic pressure increases, osmotic pressure increases, water absorption, water absorption increases, turgor pressure increased। दूसरा आपको यहाँ पे लिखना है रूट्स में, इन रूट्स लो ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ रीज़न लिखना है एज फूड कंटिन्यूअसली
as food continuously transported to adjacent cell. To adjacent cells. So osmotic pressure decreases, water loss increased, and hence turgor pressure decreases. Due to this turgor pressure gradient, this is turgor pressure gradient. Due to this turgor pressure gradient, dissolve food in water transported. एक तो आपको यहाँ टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट लिखना है, या आपको लिखना है इस तरह से वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट. वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट. और एक आपको यहाँ लिखना है ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट. ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट. सब लोग अब इधर सुन लो. सबसे पहले मेसोफिल सेल में आपको यहाँ बताना है फूड सिंथेसाइज होगा और एडीपी के एक्सपेंस पर ये फ्लोएम अपलोडिंग करेगा, मतलब ट्रांसपोर्टेड टू फ्लोएम. फर्स्ट कंपेनियन सेल, देन सीव ट्यूब, देन आफ्टर एज अ सुक्रोज इट इज, मतलब एज अ सुक्रोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सीव ट्यूब का इंक्रीज हो जाएगा. आफ्टर दैट वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हुआ क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया है. आपने लिखा है ना सुक्रोज, ये केमिकली इनर्ट है लेकिन ऑस्मोटिकली एक्टिव है, तो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इसका ज़्यादा होगा ऑब्वियसली वाटर एब्जॉर्ब करके टर्गर प्रेशर को इंक्रीज करेगा. लेकिन रूट में ऐसा नहीं होता. इन रूट्स एज अ फूड कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्टेड टू एडजेसेंट सेल्स, ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा क्या होगा, डिक्रीज रहेगा. इससे वाटर लॉस हो जाने से यहाँ टर्गर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा. ड्यू टू दिस टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट और डिफरेंसेस इन टर्गर प्रेशर ऑन बोथ द साइड्स, वो जो फूड है वो वाटर में जो है डिजॉल्व होकर के यहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फ्रॉम स्टेम अप टू द रूट्स, सीव ट्यूब के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. यही आपको यहाँ ड्रॉ करना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है. चलो जल्दी इसको ड्रॉ करो पहले. ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी का है. सब लोग बातें बंद करो, उसको ड्रॉ करो पहले.
यहाँ जहाँ आपने लीव्स बनाई है, लीव्स से फूड बना है और वो इसके अंदर स्टोर होगा, इससे कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा कर देना है। यहाँ पे जो है ये फूड यहाँ से निकल करके बाहर जाएगा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए या कंज्यूम होता है, इससे आपको कंसंट्रेशन अंदर कम बाहर ज़्यादा बनाना है। ऐसे ही रूट में भी आपको कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा बाहर की ओर। जैसे ये रूट में यहाँ आप दिखा रहे हैं तो यहाँ भी स्टोरेज के लिए इसका कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और सिव ट्यूब में कम होगा। Sugar leaf sieve tube. Water follows by osmosis. By osmosis. यहाँ आपको लिखना है शुगर एंटर, शुगर एंटर sieve tube, water follows by osmosis, water follows by osmosis and hence turgor pressure increases. Turgor pressure increased. यहाँ आपको लिखना है शुगर, शुगर सॉल्यूशन मूव टुवर्ड्स लो टर्गर प्रेशर, लो टर्गर प्रेशर। चलो इसको ड्रॉ करो। यहाँ पे रूट डाल दीजिएगा, ये स्टेम हो गया और ये लीव्स है, लीव्स, ये ग्रोइंग अपाइसिस या ग्रोइंग एपेक्स, सिंगल है तो एपेक्स लिखेंगे, ग्रोइंग एपेक्स। अब जो समझ में नहीं आ रहा है वो पूछोगे, इसमें जो लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है वो पूछो आप, बाकी प्रोसेस अभी नहीं समझना है। नहीं, प्रोसेस अभी मैं बताऊंगी, बोलो डाउट नहीं, लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो लिखा हुआ है वो क्लियर है ना, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी तब डाउट पूछ लेना, अभी नहीं, दोनों एक्सप्लेन करूंगी मैं। यहाँ भी आपको ये लिखना पड़ेगा शुगर लीव सिव ट्यूब, sugar leaf sieve tube for storage and metabolism, for storage and metabolism. Water follows by osmosis. चलो काफ़ी लोगों का कंप्लीट होकर के बातें भी शुरू हो चुकी हैं, बाकी आपका 30 सेकेंड कंप्लीट। अब आप इसको जो भी रह गया इसको एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लेना। आप सुन लो इधर, देखो मैंने कहा था लीफ से फूड का ट्रांसपोर्टेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि लीफ ने जो फूड बनाया, मीजोफिल सेल में फूड बनता है और मीजोफिल सेल से सीव ट्यूब में अपलोड करने के लिए उसको एटीपी के एक्सपेंस पर यहाँ पंप करना होगा फूड को। क्यों? क्योंकि फूड का कंसंट्रेशन सीव ट्यूब में इस टाइम में अपर साइड में इंक्रीज करना है। मान लो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, ये लीफ ने फूड बनाया ना, अब ये फूड अपलोड करेगा इस सीव ट्यूब में,
तो जो फ्लोएम है इसमें अपलोडिंग के लिए उसको एडीपी एक्सपेंस करना पड़ेगा। तब एडीपी के एक्सपेंस पर प्रोटीन पंप्स इसको यहाँ पर फूड को ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ फूड ट्रांसपोर्ट होते ही ये यहाँ पर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होगा तो ये एडजेसेंट जो जाइलम सेल है उनसे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा ये, और टर्गर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी फूड का ट्रांसपोर्टेशन वाटर के थ्रू ही होना है। तो यहाँ जो है यहाँ टर्गर प्रेशर ज़्यादा हो गया। अब मान लो जहाँ पे फूड का कंजप्शन है लाइक दिस वन, या यहाँ रूट पे हम बात कर सकते हैं, ये दोनों कंजप्शन एंड है ना, ये ग्रोइंग एपेक्स है और ये जो है रूट है, दोनों ही तरफ फूड को कंज्यूम होना है। यहाँ लीफ शो नहीं की गई है। तो यहाँ पे अब जो भी फूड अपलोड हो गया है इसको अगर हम कंपेयर करें रूट से, तो रूट में जो है फूड कम होता है क्योंकि वहाँ फूड सिंथेसाइज नहीं होगा, जो ट्रांसपोर्ट हुआ है केवल उतना ही जाएगा। तो यहाँ फूड एक बार आप मान लीजिए ये कम है, तो अगर यहाँ फूड अगर कम होगा तो ऑब्वियसली इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो होने के कारण टर्गर प्रेशर भी कम होगा। तो अगर वहाँ पे टर्गर प्रेशर ज़्यादा हो, यहाँ टर्गर प्रेशर कम है, अपने आप जो वाटर है वो अपर साइड से लोअर साइड में मूव कर जाएगा ड्यू टू दिस टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट, या वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट कह दो। वाटर का ज़्यादा अमाउंट है, यहाँ से वाटर मूव कर गया लोअर अमाउंट की ओर, तो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट और यू कैन से टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट, वाटर मूव कर जाता है फ्रॉम लीव्स अप टू द रूट्स। इन द सेम वे ग्रोइंग एपेक्स ऑल्सो अकर, यहाँ भी मूवमेंट ऐसा ही है। जैसे ये सीव ट्यूब है, ये ग्रोइंग एपेक्स है, ये फूड कंज्यूम करेगा, तो यहाँ पर भी जो है फूड होगा नहीं, इसे ये यहाँ पर हायर टर्गर प्रेशर से लोअर टर्गर प्रेशर की ओर मूव कर जाएगा। अब अगर ये सोचें कि मान लो फूड ट्रांसपोर्ट होकर के यहाँ भी आ चुका है, यहाँ भी आ चुका है, तो इसका मतलब ये कि कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा हो गया है ना। तो यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यही फूड जो है अब एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एडजेसेंट सेल को, यानी सीव ट्यूब में से एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेंगे फूड को एडजेसेंट सेल में, ताकि यहाँ फूड हमेशा क्राइसिस में रहे, फूड हमेशा कम हो। तो जैसे ही ये ट्रांसपोर्ट कर देगा, यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर फिर से कम होगा, वाटर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होते ही वाटर लॉस हो जाएगा और टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। मतलब सेल का ये फंक्शन है कि रूट में हमेशा जो है ये टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर को कम रखे, सो दैट कंटिन्यूसली फूड जो है वो यहाँ से नीचे की ओर मूव होता रहे। ठीक है, अब इसमें जो है यहाँ तो टर्गर प्रेशर कम हो गया, क्यों? क्योंकि फूड ही नहीं था, ऑस्मोटिक प्रेशर कम था। लेकिन जो फूड एडजेसेंट सेल में गया बाद में वो भी स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टोर हो जाएगा। ठीक है, बाद में वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। लेकिन एट दैट टाइम जब फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा था उस समय कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा था, इससे इसकी अनलोडिंग भी क्या होगी, एक्टिव होगी। जब भी फ्लोएम में फूड डाला जाए दिस इज कॉल्ड अपलोडिंग, वहाँ से फूड को निकाल लिया जाए दिस इज कॉल्ड अनलोडिंग। ठीक है, तो जो फूड की अपलोडिंग है, फूड की अनलोडिंग है, दोनों एक्टिव प्रोसेस हैं। यहाँ पर फूड की अपलोडिंग चल रही है एक्टिव प्रोसेस, यहाँ पर फूड की अनलोडिंग, यहाँ पे फूड की अनलोडिंग, ये भी जो है यहाँ चल रही, तो एक्टिव प्रोसेस है। ठीक, तो यानी वाटर में डिजोल्व हो करके फूड ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अब सिंक में भी रूट और सिंक में भी ग्रोइंग एपेक्स, ये दोनों शो किया हुआ है। इससे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शुगर्स एंटर सीव ट्यूब, शुगर सीव ट्यूब में एंटर कर रहा है, वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस, और वाटर भी वहाँ अंदर एंटर करके टर्गर प्रेशर ज़्यादा हो गया। ऐसे ही यहाँ पर ग्रोइंग एपेक्स में दिया हुआ है शुगर लीव सीव ट्यूब, यहाँ कंजप्शन एंड है ना, तो शुगर ने जो है सीव ट्यूब को छोड़ दिया। अब यहाँ से जो है वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर निकल जाएगा क्योंकि फूड बाहर आ चुका है। ठीक है, तो टर्गर प्रेशर क्या हो गया, कम। तो यहाँ भी टर्गर प्रेशर कम है, यहाँ भी टर्गर प्रेशर कम है, इससे आपने दोनों तरफ एरो बनाया है और इसमें लिखा हुआ है शुगर सोल्यूशन मूव टुवर्ड्स लो टर्गर प्रेशर। जहाँ टर्गर प्रेशर कम होगा उधर मूव कर जाएगा, इधर टर्गर प्रेशर कम है इधर जाएगा, इधर कम है इधर चला जाएगा। ये क्लियर? रूट में देखिए लिखा हुआ है शुगर लीव सीव ट्यूब फॉर स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म, यानी शुगर जब यहाँ से निकलेगी तो कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस भी परफॉर्म करेगी। भाई ये रेस्पिरेशन कर रहा है ना, तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा? ऑब्वियसली फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी सिंथेसाइज करेगा, तो ये फूड को ही ऑक्सीडाइज करके इससे एनर्जी सिंथेसाइज करता है। तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस भी परफॉर्म कर रहा है, यहाँ भी होगा और यहाँ भी। और वैसे ही जो है फूड यहाँ से निकला तुरंत वाटर भी बाहर आ जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू, और टर्गर प्रेशर यहाँ हमेशा क्या होगा, लो। सीधा सा कंसेप्ट है, जहाँ सोर्स है वहाँ से फूड सीव ट्यूब के पास जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा के टर्गर प्रेशर बढ़ा लेगा। जहाँ सिंक एंड है, चाहे रूट हो, चाहे ग्रोइंग अपाइसेस हो, या फिर जो है फ्रूट्स हो, जहाँ भी फूड जो है
क्या कहते हैं कंज्यूम हो रहा है, वहाँ पे टर्गर प्रेशर हमेशा क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि जो भी इसके पास फूड गया है वो एडजेसेंट सेल को ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ताकि मेनली सीव ट्यूब के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने से टर्गर प्रेशर हमेशा कम बना रहे, ताकि ड्यू टू दिस टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट ये जो फूड है ना ये वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाए। दिस इज कॉल्ड बल्क ट्रांसपोर्ट एंड इट वॉज प्रपोज बाय मंच। ठीक है, तो मंच यानी एक फूड ने दूसरे फूड के ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन किया, है ना। देखो इन तीनों में भी अगर आपको पूछा जाए कि मेनली किसकी वजह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो आपको कहना है टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट। इस टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट का रीजन है ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट। टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट का रीजन है ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट। ये तीनों की तीनों टर्म्स आपको लिखी हुई मिल जाएगी उसमें एनसीईआरटी में। लेकिन ये आपको समझना है कि अगर आपने यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट कहा या टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट कहा या वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा, तो इसका मीनिंग क्या है, क्यों इस टर्म को हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये बल्क फ्लो है। इवन वाटर का भी मूवमेंट क्या है, बल्क फ्लो है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब एक चीज़ और मैंने आपको बताया था ट्रांसपिरेशन, इसको कैसे चेक करते हैं, कोबाल्ट क्लोराइड मेथड नहीं बताया है। सब लोग सुन लो, आपको कोबाल्ट क्लोराइड जो है मेथड दिया हुआ है, केवल उसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। ट्रांसपिरेशन इट कैन बी चेक बाय कोबाल्ट क्लोराइड मेथड। उसमें होता क्या है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लिया जाता है, उसका कलर जो है इनिशियली ब्लू होगा और जैसे ही वाटर के कंटैक्ट में आ जाएगा ये पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट जहाँ ट्रांसपिरेशन लिखा है वहाँ पर सबसे टॉप पे लिखो। पहले ट्रांसपिरेशन ढूंढ लो है कहाँ। मिल गया, तो चलो सबसे टॉप पे लिखो ट्रांसपिरेशन कैन बी चेक। ट्रांसपिरेशन कैन बी टेस्टेड लिखना, ट्रांसपिरेशन कैन बी टेस्टेड बाय कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, बाय कोबाल्ट क्लोराइड पेपर which turns from blue to pink color, which turns from blue to pink color in contact with water, in contact with water। चलो ये कंप्लीट हो गया। देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना है एनसीईआरटी में, जो आपके डाउट्स बार बार आ रहे हैं, उन डाउट्स को मैं बता दूं, इसको सुन लो। एक तो आपको कहा गया कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन बाई डायरेक्शनल है या मल्टी डायरेक्शनल है, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा आपको कहा गया है वाटर या मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन यूनि डायरेक्शनल है और कहीं पे दिया हुआ बाई डायरेक्शनल। जब भी फ्लोएम के थ्रू होगा तो बाई डायरेक्शनल है और जाइलम के थ्रू होगा तो यूनि डायरेक्शनल है। इवन कोई ओल्डर लीव है, कोई सेनेसेंट लीव है जिसकी एजिंग हो गई है, तो वो भी जब अपना ट्रांसपोर्ट यंगर लीव को करेगा न्यूट्रिएंट, तो भी यंगर लीव तो अपसाइड में होती है ना, ओल्डर लीव लोअर साइड में, तभी ट्रांसपोर्ट जो है अपसाइड में होगा, इससे यूनिडायरेक्शनल है। अब दूसरा आपको दिया गया है फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो केवल फूड का ही ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है, बल्कि साथ साथ जो है कुछ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन का भी करता है। इसी तरह से आपको दिया हुआ है जाइलम, ये केवल वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है, बल्कि साथ साथ जो है हार्मोन हो गया या ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, इनका भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या, इसको सुन लो। जाइलम जो है वो वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, इसके साथ साथ मेनली साइटोकाइनिन का जो सोर्स होता है ना वो रूट है, तो यहाँ से ये जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी डिफरेंट पार्ट्स में। इसी तरह से जब आप एमाइड्स की बात करते हैं तो जो एमाइड्स है वो लीफ में बनता है, इससे वहाँ से फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, इससे ये डायरेक्शन बाई डायरेक्शन तब हुआ जब आपको एमाइड्स का ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक, चलो ये तो फूड के थ्रू फ्लोएम का वैसे भी बाई डायरेक्शनल है, और जाइलम का अगर आप देखोगे तो वो यहाँ से हार्मोन का भी ट्रांसपोर्टेशन कर। चलो जल्दी से मॉड्यूल खोलो।